ये स्क्रिप्ट तैयार की है राकेश वर्मा ने। कभी एक 400 मीटर की दौड़ की कल्पना कीजिए। दो धावक हैं, एकदम तैयार, सीटी बजती है और दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। पर एक मिनट रुकिए, एक धावक के पैरों में वजन बंधा हुआ है और दूसरे के नहीं। क्या ये दौड़ अब बराबर की हुई? जाहिर है नहीं। बिल्कुल। बराबरी का मतलब सिर्फ सबको एक ही शुरुआती लाइन पर खड़ा करना नहीं होता। असली मतलब है ये पक्का करना कि हर कोई बिना किसी बोझ के दौड़ सके। और हमारा भारतीय संविधान वो इसी गहरी सोच पर आधारित है। आज हम संविधान की इसी आत्मा यानी समानता के अधिकार पर एक बिल्कुल नए नजरिए से बात करेंगे। हम अनुच्छेद 14 से 18 तक के सफर पर चलेंगे, लेकिन इसे किसी कानूनी क्लास की तरह नहीं, एक कहानी की तरह समझेंगे। हाँ, एक कहानी की तरह। एक ऐसे भारत की कहानी जिसे बनाने का सपना देखा गया था, जहां कानून सबके लिए एक ढाल हो और न्याय सबके लिए एक तलवार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 14। ये समानता के अधिकार का कह सकते हैं सबसे बड़ा वादा है। सीधे शब्दों में, भारत की जमीन पर हर व्यक्ति कानून की नजरों में बराबर है। प्रधानमंत्री हो या एक आम मजदूर, कानून का तराजू एक ही है। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें दो बहुत दिलचस्प पहलू छिपे हैं। अच्छा। हाँ, और दोनों मिलकर ही अनुच्छेद 14 को पूरा करते हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके। इसे आप एक ढाल की तरह समझिए। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और इसका काम है रोकना। ये राज्य को कहता है, रुको, तुम किसी को कोई खास छूट या विशेषाधिकार नहीं दे सकते। मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हाँ, एक तरह से एक नेगेटिव आदेश है, ऐसा मत करो। एक ढाल जो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने से रोकती है। और दूसरा पहलू है कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसे आप एक तलवार की तरह समझिए। ये अमरीकी विचार है। हाँ, क्योंकि ये राज्य को काम करने का आदेश देता है। ये कहता है, आगे बढ़ो और पक्का करो कि एक जैसी परिस्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो। ये एक पॉजिटिव आदेश है, ऐसा करो। अच्छा। और इसी वजह से सरकार अलग अलग आय वाले लोगों पर अलग अलग टैक्स लगा सकती है। ये समानता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक जैसी आर्थिक स्थिति वालों का एक ग्रुप बनाकर उनके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है। एकदम। इसे ही उचित वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब कानून अंधा नहीं है, बल्कि वो देख सकता है कि कौन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल। जैसे सेना में रिटायरमेंट की उम्र एक प्रोफेसर से कम हो सकती है, क्योंकि वो वर्गीकरण लॉजिकल है। हाँ। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सरकार कोई भी मनमाना वर्गीकरण कर सकती है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ईपी रैयप्पा मामले से मिलता है। कोर्ट ने कहा कि समानता और मनमानापन मतलब आर्बिट्रेरीनेस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। दुश्मन? हाँ, अगर सरकार का कोई भी काम या कानून अतार्किक है, बिना सोचे समझे बनाया गया है, तो वो मनमाना है और वो सीधे सीधे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वाह, मतलब नियम सिर्फ समान नहीं होने चाहिए, उनके पीछे का इरादा भी निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। बिल्कुल। और फिर मेनका गांधी मामले में तो इस विचार को और भी मजबूत कर दिया। उस केस में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। अच्छा। ये एक सुनहरा त्रिकोण, एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। कोई भी सरकारी प्रक्रिया सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित मतलब जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल भी होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 14 सिर्फ एक नियम नहीं रहा, ये न्याय का एक पूरा दर्शन बन गया। सही कहा। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 हमें एक बड़ा सार्वभौमिक नियम देता है, सब बराबर हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि सिर्फ एक बड़ा नियम बनाने से समाज की वो गहरी बीमारियां ठीक नहीं होंगी जो सदियों से थीं। उसके लिए एक ज्यादा सटीक सर्जरी की जरूरत थी। हाँ, एक सर्जरी। और यहीं से अनुच्छेद 15 की कहानी शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। अनुच्छेद 15 उसी सर्जरी का नाम है। ये सीधे उन 5 आधारों पर चोट करता है जिनके कारण भारत में सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान। ये साफ कहता है कि राज्य इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है। अच्छा। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि दुकानें, होटल, कुएं, तालाब, सड़कें, मतलब कोई भी सार्वजनिक जगह सबके लिए खुली हैं। मतलब किसी को उसकी जाति पूछकर किसी होटल से बाहर नहीं निकाला जा सकता? कभी नहीं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है।
अनुच्छेद 15(1) कहता है कोई भेदभाव नहीं। हाँ, लेकिन इसी अनुच्छेद के अगले हिस्से जैसे 15(3) और 15(4) राज्य को महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रबंध करने की इजाजत देते हैं। जैसे महिलाओं के लिए बसों में सीट रिजर्व करना, क्या ये खुद एक तरह का भेदभाव नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन ये विरोधाभास नहीं बल्कि समानता की एक बहुत गहरी समझ है। गहरी समझ कैसे? देखिए, संविधान दो तरह की समानता की बात करता है। पहली है औपचारिक समानता, फॉर्मल इक्वालिटी, जो कहती है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। मतलब वही रेस वाली बात, सबको एक ही लाइन पे खड़ा कर दो। बिल्कुल। लेकिन दूसरी है वास्तविक समानता, सब्सटेंटिव इक्वालिटी, जो कहती है कि पहले सबके पैरों से वो वजन हटाओ और फिर दौड़ शुरू करो। अच्छा, अनुच्छेद 15 के ये विशेष प्रावधान उसी वजन को हटाने का काम करते हैं। ये भेदभाव नहीं बल्कि सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन है। ताकि जो लोग ऐतिहासिक रूप से पीछे धकेल दिए गए हैं वो बाकियों के बराबर आ सकें। एकदम सही। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान बराबरी लाने के लिए कभी-कभी अलग-अलग व्यवहार करने की भी इजाजत देता है। हाँ, ताकि आखिर में सब बराबर हो सकें। ये तो सच में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और इसी सोच के तहत SC, ST, OBC और अब EWS के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण जैसे कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 सामाजिक बराबरी की बात करता है, लेकिन समाज में सम्मान से जीने के लिए आर्थिक अवसर भी जरूरी हैं। खासकर सरकारी नौकरियों में। हाँ, क्या संविधान इसके बारे में कुछ कहता है? बिल्कुल, और वो है अनुच्छेद 16, जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अवसर की समानता? ये कहता है कि जब भी सरकार कोई नौकरी निकालेगी तो देश के हर योग्य नागरिक को अप्लाई करने का बराबर हक होगा। लेकिन यहाँ भी आरक्षण का वही सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, और शायद ज्यादा जोर से। हाँ, कि योग्यता या मेरिट का क्या होगा? सही। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि नौकरियों में आरक्षण से मेरिट के साथ समझौता होता है। संविधान इस बहस को कैसे देखता है? ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, संविधान निर्माताओं का मानना था कि सरकारी प्रशासन सिर्फ कुशल मतलब एफिशिएंट ही नहीं बल्कि प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। प्रतिनिधि? हाँ, अगर देश के फैसले लेने वाली जगहों पर समाज के कुछ बड़े तबकों की मौजूदगी ही नहीं होगी तो वो लोकतंत्र अधूरा है ना। बात तो सही है। इसलिए अनुच्छेद 16(4) राज्य को ये शक्ति देता है कि अगर उसे लगता है कि पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए सीटें आरक्षित कर सकता है। और इस पर न्यायपालिका का क्या रुख रहा है? क्या इसकी कोई सीमा तय की गई है? हाँ, यहीं पर इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल केस भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को सही ठहराया, लेकिन कुछ अहम सीमाएं तय की। पहली, आरक्षण कुल मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी, क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया गया। मतलब पिछड़े वर्गों के भीतर जो लोग संपन्न हो चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए ताकि लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। ये तो एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये भी साफ किया गया कि आरक्षण सिर्फ शुरुआती नियुक्ति में ही नहीं बल्कि प्रमोशन में भी दिया जा सकता है। तो संविधान का लक्ष्य सिर्फ नौकरी देना नहीं बल्कि सत्ता और प्रशासन में समाज के हर वर्ग को हिस्सेदारी देना है। एकदम। ये समझने के बाद अब हम उन दो अनुच्छेदों की ओर बढ़ते हैं जो सिर्फ राज्य को निर्देश नहीं देते बल्कि सीधे समाज की दो बहुत बड़ी बुराइयों पर हमला करते हैं। सही कहा। अनुच्छेद 17 और 18 ये भारतीय समाज की पुरानी बनावट को तोड़कर एक नई बनावट बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 एक छोटी सी लाइन में एक बहुत बड़ी क्रांति करता है। वो कहता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक ऐलान है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में छुआछूत को मानेगा तो वो कानूनन एक अपराधी होगा। एक सवाल है, अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसे परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं थी। ये एक ऐसी सामाजिक बीमारी थी जिसे हर कोई महसूस करता था और समझता था। अच्छा। ये किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति के कारण अशुद्ध मानने और उसके साथ सामाजिक बहिष्कार करने की क्रूर प्रथा थी। हाँ। इस अनुच्छेद को असली ताकत देने के लिए संसद ने दो बड़े कानून बनाए,
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और उससे भी ज्यादा सख्त SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये तो हर नागरिक को अपमान के खिलाफ एक कानूनी ढाल देता है। बिल्कुल। तो छुआछूत जैसी सामाजिक हायरार्की को तोड़ने के साथ साथ क्या संविधान ने उस दूसरी हायरार्की पर भी हमला किया जो अंग्रेजों और राजा महाराजाओं के जमाने से थी? मेरा मतलब है उपाधियों से। बिल्कुल, और वही है हमारा आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 18, जो उपाधियों का अंत करता है। ये कहता है कि राज्य अब किसी को महाराजा, राय बहादुर, सर या नवाब जैसी कोई उपाधि नहीं देगा। इसका मकसद क्या था? मकसद बहुत गहरा है। ये उपाधियां जन्म या अंग्रेजों की कृपा पर आधारित थीं और समाज में एक बनावटी श्रेष्ठता पैदा करती थीं। एक लोकतंत्र में किसी की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, उसकी उपाधि से नहीं। तो फिर भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों का क्या? क्या ये भी उपाधियां नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था। कोर्ट ने साफ किया कि भारत रत्न या पद्म पुरस्कार उपाधियां मतलब टाइटल्स नहीं, बल्कि अलंकरण, डेकोरेशंस हैं। अलंकरण? हाँ। ये किसी व्यक्ति को उसकी असाधारण योग्यता या समाज सेवा के लिए दिए जाने वाले सम्मान हैं। हाँ। लेकिन एक बहुत जरूरी शर्त है, कोई भी इन पुरस्कारों को अपने नाम के आगे या पीछे, जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा। ये सिर्फ एक सम्मान है, कोई पदवी नहीं। एकदम। हालांकि सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियां जैसे जनरल, डॉक्टर या प्रोफेसर दी जा सकती हैं, क्योंकि वो योग्यता पर आधारित हैं, जन्म पर नहीं। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक का ये सफर हमें समानता के एक पूरे ताने बाने से मिलाता है। कानून के सामने बराबरी के एक बड़े वादे से शुरू होकर ये सामाजिक भेदभाव की सर्जरी करता है, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है, और आखिर में समाज में बनावटी ऊंच नीच की हर निशानी को मिटाता है। ये अनुच्छेद सिर्फ कानून की किताबें नहीं हैं, ये एक नैतिक कंपास है। ये हमें हर रोज याद दिलाते हैं कि एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। हम सबकी है। जा सके। लेकिन जैसे जैसे समाज बदल रहा है, क्या समानता लाने के इन तरीकों को भी बदलने की जरूरत है? इस सफर का आखिरी पड़ाव कैसा दिखना चाहिए, और एक समाज के तौर पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम वहां पहुंच गए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। याद रखिए, आज आपने जो भी समझा है वो आपको एक ज्यादा जागरूक और शक्तिशाली नागरिक बनाता है। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मेरे दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट से ही ऐसे जागरूकता वाले वीडियोस आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।